हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल आप सभी के लिए एक बार फिर से उसी अंदाज में, उसी कंटेंट के साथ और उसी एनर्जी के साथ इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर लेकर आया हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी सब्जेक्ट 15 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूंगा। बात आती है कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सिलेबस आप लोगों के कवर अप होंगे, कौन कौन से लेवल कवर अप होंगे। सर पूरा पीएसयू लेवल, पूरा पीएससी लेवल, पूरा स्टेट एसएससी लेवल, इवन कुछ हिस्सा आईएएस लेवल तक का भी कवर अप हो जाएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग विल बी गोइंग टू डिस्कस्ड हियर रिलेटेड टू द इरिगेशन डिपार्टमेंट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भैया मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। तो जो भी बच्चा मेरे प्लस कोर्स से जुड़ना चाहता है वो मेरा कोड अप्लाई कर सकता है। मेरा कोड है NG लाइफ। अगर आप मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोड के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस जैसे ही ये कोड अप्लाई करेंगे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता है ओवरऑल कॉस्ट पर, जो एश्योर करता है कि आप मेरी टीम से जुड़ चुके हैं। प्लस क्लासेस के सारे बेनिफिट्स आपको अवेल होंगे, जैसे लाइव क्लास होता है, लाइव डाउट सेशन होता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलता है, हर लेक्चर का नोट्स, PDF, हर चीज स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती है। पहले से तय होता है किस दिन हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सारी चीजें प्लान्ड होती हैं। इसी के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया कोई आपका फ्रेंड है वो अनअकैडमी पर जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है इस कोड को अप्लाई करके। सर NG लाइव मेरा कोड है, आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करो। ये एग्जाम की लिस्ट आपको दे रखी है। अनअकैडमी पर नियर अबाउट 32 कोर्स पढ़ाए जाते हैं, तो इन 32 कोर्सेज में आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। बात आती है कि जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को कहाँ कोड अप्लाई करना है, सब यहाँ पर। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहाँ इस तरह का कोड अप्लाई करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको अवेल होता है। एक साल की कॉस्ट आप लोगों की 5400 और 2 साल की 6500 के नियर अबाउट पड़ती है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों का सेशन है वो किस किस लेवल तक को कवर अप कर देगा, आप लोगों को क्लियर करना है। भाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि ये सेशन आप लोगों का टोटल, ये सेशन आप लोगों का पूरा स्टेट SSC कवर अप कर देगा, हर SSC को कवर अप करेगा, PSU को कवर अप करेगा, उसके बाद सारे के सारे PSCs को कवर अप करेगा। उसके बाद कुछ हिस्सा आप लोगों का ये सेशन IES एग्जाम को भी लेकर चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, काम का सेशन है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सेशन को इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है कि आप सीखने वाले होने चाहिए। आपको एक एक चीज अपने आप समझ आएगी। और हाँ, सेशन पसंद आए ना तो लाइक जरूर करना। प्लस दोस्तों को बताओ यार कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं और ये सेशन जनरली पेड वालों को देता हूं मैं। तो पहली बार लेकर आया हूं इरिगेशन इंजीनियरिंग इस तरीके से आप लोगों के लिए, इस कंटेंट, इस एनर्जी और इस जोश के साथ आया हूं। तो इसको सफल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इससे पहले सर्वेइंग इंजीनियरिंग फुल पढ़ा चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म पर। पूरा का पूरा कंटेंट आपको दे चुका हूं जो हर एग्जाम के लिए कामयाब होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 अभी स्टार्ट है। चलिए। एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज इरिगेशन। सर खेती बाड़ी करना। तो खेती बाड़ी करने का मतलब क्या है? बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खेती बाड़ी को इरिगेशन बोला गया तो फिर एग्रीकल्चर एक वर्ड है जिसको खेती बाड़ी नाम दिया जाता है, तो फिर इरिगेशन लाने की जरूरत ना पड़ी। देखो, खेती बाड़ी करने में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बीज बोना, हल जोतना, पानी डालना, कटाई करना, ये सारी चीजें मिला के खेती बाड़ी बनती है, ठीक है। तो वो खेती बाड़ी में पानी डालने का जो एक हिस्सा है ना, द एप्लीकेशन ऑफ द वाटर इन द फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन द फील्ड, सो दैट खेती बाड़ी अच्छी हो सके, फसल अच्छी तरह उग सके, उस पानी डालने की प्रक्रिया को बोला जाता है इरिगेशन, ठीक है। तो आई विल डिफाइन द इरिगेशन एज द प्रोसेस ऑफ, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर in the field to increase crop yield. To increase crop yield is known to be as the irrigation. Basic सा पार्ट है। और अभी आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो, वैसे तो मैंने बोल दिया कि सारी चीजों को मिला के खेती बाड़ी बनती है और पानी डालना उसमें एक प्रक्रिया है।
तो वो प्रक्रिया का नाम इरिगेशन है। अब उस प्रक्रिया के बारे में अपने को पढ़ना है पूरा का पूरा कि भैया इरिगेशन करने के फायदे क्या है, इरिगेशन से नुकसान क्या होता है, किस तरह से इरिगेशन कर सकते हैं, भारत के अंदर इरिगेशन कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेन में, इरिगेशन करते टाइम अभी इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ लगा सकते हो और इंजीनियरिंग में पढ़ते टाइम डीप मैनर में कहाँ आ सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भैया एक एक चीज को बड़े इत्मीनान से पढ़ाऊं और एक एक चीज इंपॉर्टेंट हम लिखवा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आता है एज एन इंजीनियर कि व्हाट शुड बी द मेन कंटेंट ऑफ द इरिगेशन, मतलब हमें इरिगेशन करते टाइम किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो अभी सब कह सकते हैं कि मेजर कंसर्न्स क्या है, मेजर कंसर्न्स ऑफ द इरिगेशन आपके अकॉर्डिंग क्या क्या बनते हैं। देखो मैं कहना चाहूं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यही पता लगना चाहिए किस मिट्टी के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है। तो मेथड ऑफ इरिगेशन for that particular type of the crop, for that particular type of the soil। दूसरा मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी मिट्टी के अंदर कितने पोर्स है और उन पोर्स में कितना पानी समा सकता है, सबको पता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं अमाउंट ऑफ द वाटर रिटेन, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल, ये अगर मुझे पता है तो उसी के हिसाब से मैं पानी डालूंगा ताकि मेरा पानी ज्यादा ना हो जाए और कम भी ना पड़े। ठीक है। तीसरी चीज मैं यहां से कह सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि कितने टाइम के बाद मुझे उस मिट्टी में दोबारा पानी डालने की जरूरत है। तो आफ्टर हाउ मच टाइम नेक्स्ट वाटरिंग शुड बी डन, नेक्स्ट वाटरिंग शुड बी डन। अभी मेरी बात आती है कि आप लोगों के ये 3 मेजर कंसर्न होते हैं। अगर मैं इन 3 मेजर कंसर्न को अच्छी तरह समझ लेता हूं, इनकी नॉलेज गेन कर लेता हूं, तो आई कैन से दैट सोर्सेज ऑफ वाटर नहीं कहूंगा मैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में ही आ जाता है, वाटर नहीं कहूंगा मैं। वाटर की अगर सोर्स की मैं बात करता हूं तो वो फिर हाइड्रोलॉजी की तरफ चले जाएगा। वी नीड टू ओनली डिस्कस विद द इरिगेशन पार्ट ना। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि यहां पर अगर मुझे ये 3 चीजें अच्छे से पता लग जाए, सॉइल के बारे में पता लग गया कितना पानी लगा सकता है, कब उसका नेक्स्ट वाटरिंग करूंगा, कौन सा मेथड फॉलो करूं, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इरिगेशन की नॉलेज है। अब ये 3 चीजों को अच्छे से समझने के लिए मुझे सॉइल को डीप में जानना पड़ेगा, जो कि जान चुके हो पहले, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग मेथड से। सॉइल की वाटर के प्रति प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से, सॉइल कितना पानी को पास कर रहा है वो जानना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं ये पता लगा सकूं यहां पर भैया वो चीज यूज करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मेरे पास एक नया टॉपिक आता है यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन? सर देयर आर वेरियस एडवांटेज। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड, प्रोडक्शन बढ़ा देता है ना, पैदावार बढ़ा देता है, आपकी फसल की पैदावार बढ़ा सकता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज डिफाइंड एज द नेचुरल और आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर। ये लिख लो मैंने क्या कहा, इरिगेशन द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वाटर इनटू द फील्ड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। ब्रैकेट में हम लिखेंगे आर्टिफिशियली और नेचुरली। चाहे आप आर्टिफिशियली तरीके से पानी दो, चाहे आप नेचुरल तरीके से पानी लाओ, बस मतलब है कि पानी लाना चाहिए। अब पानी लाएंगे तो फसल की पैदावार बढ़ेगी, तो क्रॉप यील्ड बढ़ जाता है। पैदावार आपको ब्रैकेट में अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है पैदावार। ठीक है। चलो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर सेकंड पॉइंट, और क्या हो सकता है आपका भैया, आपका ये हो सकता है कि जब आप इरिगेशन करते हैं तो फेमाइंस कंडीशन से बचाता है। एक बार लिख देता हूँ फिर मैं अभी बताता हूँ इसको। प्रिवेंशन या फिर प्रोटेक्शन, कुछ भी लिख लो, प्रिवेंशन या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइंस कंडीशन। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। आपको सबको पता है कि गाजर जो है वो जनरली सर्दियों में आता है, गाजर जो है वो सर्दियों में आता है। ठीक है। तो ये नेचुरल तरीका है, लेकिन आजकल आप देखेंगे गर्मियों में भी आपको गाजर मिल जाता है। आम जो है वो गर्मियों का फ्रूट है, लेकिन आपको सर्दियों में भी मिल जाता है। और आप लोग बड़े ही खाते समय, ज्यादातर हमारे जो बुढ़े लोग होते हैं, एजड लोग होते हैं, वो अक्सर ये डायलॉग मार ही देते हैं, ये कोई आम है, कोल्ड स्टोरेज का माल है। सामान नहीं कहते, आम नहीं कहते, माल कहते जनरली भाषा। आई विल से दैट, वही समझा रहा हूँ, जरा समझ कर चलना। अभी तुम्हें पता है कि तुम गर्मियों में भी आम खा रहे हो, सर्दियों में भी खा रहे हो, गर्मियों में भी खीरे खा रहे हो, सर्दियों में भी खा रहे हो।
गर्मियों में भी गाजर खा रहे हो, सर्दियों में भी खा रहे हो, कहां से आ रहा है सर? कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि तुम्हारी पैदावार तो सर्दियों में ही हुई थी, पैदावार तो सर्दियों में ही हो रही थी, लेकिन आप कर क्या रहे हो वहां से? पैदावार सर्दियों में होने के कारण, लेकिन तुम उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख रहे हो सो दैट इट कैन अवेलेबल इन द वर्स्ट सीजन ऑल्सो। तो अभी इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज डिफाइंड एज कि तुम नेचुरली वाटर अप्लाई करो या आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई करो, तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें अपनी फसल को उगाना है। आई एम सेइंग वन थिंग टू यू कि सर्दियों में पानी का लेवल थोड़ा हाई होता है, गर्मियों में सूख जाता है तो लो हो जाता है, वाटर टेबल लो हो जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल। तो अभी जब गर्मियों में ग्राउंड वाटर टेबल लो हो गया तो आई कैन से दैट कि जिस फसल को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है वो फसल गर्मियों में नहीं उग सकती, बिकॉज देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर सो दैट इट कैन ग्रो। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मुझे तो उगानी है, मैं क्या करूंगा? एक्सटर्नली वाटर अप्लाई करूंगा ना, एक्सटर्नली वाटर अप्लाई करूंगा, मुझे तो फसल उगानी है। नहीं, ग्राउंड वाटर टेबल बहुत लो है तो कोई बात नहीं। अरे यार, आप लोग एक शब्द के पीछे पड़ रहे हो, पहले जो बोल रहा हूँ वो सुन तो लो, यू विल गेट एवरीथिंग। जो बोल रहा हूँ उसको सुनो तो पहले। I am saying that you need to grow that crop which requires much water in the summer season. So you are applying the water externally. That is the artificial irrigation. उस आर्टिफिशियल इरिगेशन से आप उस फसल को उगा रहे हो जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो जनरली उग नहीं सकती थी। सर, अगर आप इरिगेशन नहीं करते ना तो वो फसल उग ही नहीं पाती। मैं एग्जांपल देता हूँ चावल का। सपोज चावल में बहुत ज्यादा पानी लगता है, चावल नहीं उग पा रहे थे, नहीं उग पा रहे थे। अगर आप उसमें बाहर से पानी नहीं दे पाते तो वो नहीं उग पा रहे थे और चावलों की कमी हो जाती, जिसको आप कहते हो कि प्रोडक्शन बहुत कम है, उसको कहते हैं फेमाइन कंडीशन। जब अकाल पड़ जाता है उस चीज का, जब वो चीज बहुत मार्केट में बहुत कमी हो जाती है उस चीज की, उसको कहते हैं फेमाइंस कंडीशन। तो इरिगेशन की मदद से हम फेमाइन कंडीशन से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ आई? अब मुझे जल्दी से बच्चे बताएंगे सभी ना, ये मतलब समझ आया कि नहीं आया? ओके, अभी मेरी बात आती है कि तुम मिक्स क्रॉपिंग से बच सकते हो। अवॉइडेंस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, अवॉइडेंस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। नाउ व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग? कई बार क्या होता है कि तुम्हारे पानी की कमी की वजह से, जैसे तुम्हारा 2 एकड़ का जमीन है, तुम 2 एकड़ की जमीन में एक ही क्रॉप उगाना चाहते हो, लेकिन पानी की कमी है तुम्हारे पास, जिसके कारण तुम 2 एकड़ में एक ही क्रॉप नहीं उगा पा रहे, आधी क्रॉप उगाते हो, आधी में और कुछ उगा देते हो। तो क्या होता है कि एक ही मिट्टी पे जब 2 लोग राज करते हैं ना तो मिट्टी भौचक्की हो जाती है। बात को समझिएगा, एक ही मिट्टी पर जब 2 लोग राज करते हैं तो मिट्टी को समझ नहीं आता मेरा वजूद कहाँ है, कभी मैं इसकी कभी मैं उसकी, मिट्टी भौचक्की हो जाती है। तो मिट्टी की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सर आई विल से दैट कि अगर तुम्हारे पास इरिगेशन फैसिलिटी है तो तुम एक्सटर्नली वाटर अप्लाई कर सकते हो, और ये तुम्हें 2-2 क्रॉप का कोई सीन नहीं करना, पूरी मिट्टी पे एक ही क्रॉप उगाओ जिससे यील्डिंग अच्छी हो, मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी हो, मिट्टी की स्टेबिलिटी अच्छी हो। समझ रहे हो? ठीक है। अभी चौथा मैं यहां से कह सकता हूँ प्यारे दोस्तों कि तुम्हें रेवेन्यू जनरेशन देता है। भाई खेती करो, पैसा कमाओ, रेवेन्यू जनरेशन आ सकता है यहां से। इसके बाद मैं क्या, मुझे सच्ची बताऊं तो पर्सनली दिमाग में चल रहा था, मैंने ये चीज बोला खेती करो पैसा कमाओ, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा कोई ना कोई कह देगा सर बीजेपी कमाने का देती है। चले, 5वीं चीज मैं यहाँ से पॉइंट 3 समझाओ, अभी समझाता हूँ। 5वीं चीज मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि नेविगेशन अवेलेबल है। भाई आप लोग क्या करते हैं, कैनाल बनाते हैं बड़ी बड़ी, कैनाल बनाते हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या होता है कि नेविगेशन करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम आती है नदी, वो कैनाल जो है नहर काम आती है, उसमें बोटिंग के थ्रू जा सकते हो। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ नेविगेशन का, नेविगेशन का नहीं कहूंगा मैं, वैसे ही कहूंगा। गंग नहर है रुड़की के पास, गंगा की नहर जा रही है, बहुत बड़ी कैनाल है, मतलब करीब 15 फीट या 12 फीट के आसपास की कैनाल है, बहुत बड़ी कैनाल है, और वो गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक है, पूरी कैनाल ही कैनाल, बहुत बड़ी कैनाल है। तो बीच में पड़ता है रुड़की स्टेशन, रुड़की स्टेशन में मिलिट्री बेस, आर्मी वालों के लिए वो जो होता है ना कि वो कयाकिंग करते हैं, कयाकिंग पता है आप लोगों को, जब वो नाव चलाते हैं आर्मी वाले, बीएसएफ के जवान, आर्मी के जवान नाव चलाते हैं ना, है वो ट्रेनिंग पॉइंट है उनका। तो कैनाल में ट्रेनिंग पॉइंट बना रखा है उन्होंने, क्योंकि इतना पानी है वहां पे, तो इस चीज के काम आ रहा है, नेविगेशन के काम आता है। अभी आते हैं मिक्स क्रॉपिंग का पैटर्न क्या होता है।
मिक्स क्रॉपिंग इज डिफाइंड एज जनरल कि आप क्या है, जैसे सपोज आई एम सेइंग दैट कि सपोज यू आर हैविंग द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फील्ड एंड दैट इज वेरी लार्ज। आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो पूरी फील्ड को इरिगेट नहीं कर सकता, इतना पानी नहीं है। तो तुमने क्या करा, तुमने आधी में क्रॉप 1 लगा दिया, आधी में कोई ऐसी क्रॉप लगा दी जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत थी, आधी में ऐसी क्रॉप लगा दी जिसमें पानी की कम जरूरत थी। तो तुमने क्या करा, जो तुम्हारे पास जमीन के अंदर पानी था वो आधी क्रॉप को सुटेबली मतलब इरिगेट कर सकता है, तो यू आर जस्ट अलाउइंग दैट वाटर टू इरिगेट क्रॉप 1 और साथ के साथ आपने क्रॉप 2 भी लगा दिया उसी फील्ड में। एक ही मिट्टी पर 2 क्रॉप लगाने का मतलब है कि मिट्टी को ये समझ नहीं आएगा कि वो किसके लिए सुटेबल बने, बिकॉज फॉर एवरी काइंड ऑफ द प्लांट मिट्टी अपने आप को एडजस्ट करती है, हर प्लांट के लिए मिट्टी एडजस्ट करती है। तो अभी मिट्टी समझ नहीं आएगा मिट्टी किसके लिए किसको एडजस्ट करे, सो इट विल बी बैड फॉर द मिट्टी कि वो अपना वजूद खोएगी। सो आई कैन से दैट देयर विल बी प्रॉब्लम इन द मिट्टी फर्टिलिटी। सो अभी क्या करा कि अगर तुम्हारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो तुम ये एक ही क्रॉप सारे में लगा दो, एक्सटर्नली वाटर अप्लाई कर दो, ताकि तुम लोगों की मिट्टी जो है वो फर्टिलिटी बरकरार रहे। तो इसी को कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग से बच गए। ठीक है संदेश, इसी को कहा जाता है कि वो मिक्स क्रॉपिंग से बच गया। अभी पांचवा, तुम यहां से कह सकते हो मेरे प्यारे बंधु कि तुम यहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी करते हो। कैनाल सिस्टम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का सीन भी यहां से क्रिएशन पे है। ठीक है, चल अब मेरी बात आती है यहाँ पर कि ये सब हो गया। कई बार क्या होता है कि कैनाल लगाने से हमारा ड्रॉट और फ्लड के चांसेस कम हो जाते हैं। सो आई विल से दैट कि एक और लिख लो, कंट्रोल ओवर ड्रॉट एंड फ्लड। मिक्स क्रॉपिंग के बेनिफिट्स भी होते हैं। यस, मैंने कब कहा मिक्स क्रॉपिंग के बेनिफिट्स भी होते हैं, ऐसे तो इरिगेशन के भी बेनिफिट्स भी होते हैं और बेकार भी होता है। एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहूँ, मिक्स क्रॉपिंग के बेनिफिट्स होते हैं जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी कम होती है। ठीक है, वहां होते हैं। तो हम अभी इरिगेशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो हम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि मिक्स क्रॉपिंग हम नहीं करेंगे अगर इरिगेशन है तो। समझे ओलिवा? कंट्रोल ओवर फ्लड एंड ड्रॉट कंडीशन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास कैनाल्स अवेलेबल है तो। ठीक है, चलो अब मेरी बात आती है यहां से कि व्हाट शुड बी द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, या आप लोग अगर मुझे बताना चाहे तो कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। चलिए मैं लिख देता हूँ जल्दी से, कुछ पॉइंट है वो अवेलेबल रहेंगे। एक तो होता है लॉस इन वैल्यूएबल लैंड्स, हाँ वाटर लॉगिंग, बिल्कुल सबने एक ही लिख दिया क्या, लॉस इन वैल्यूएबल लैंड। जैसे क्या होता है कि तुम्हारा कोई डैम बन रहा है, तो डैम के पीछे के रिजर्वॉयर में कई लैंड कवर अप हो जाती है, तो कई चीजें लैंड की लॉस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन डैम कंस्ट्रक्शन, है ना। उसके बाद मैं यहाँ से दूसरा पॉइंट कह सकता हूँ कि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम आता है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम मेरे पास मेजर प्रॉब्लम आता है। तीसरी चीज मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डेम्पनेस बन सकती है, डेम्पनेस एंड रेजिस्टिव वेदर, या ऐसा कह लो डेम्पनेस। बस डेम्पनेस कैसे बनी, अभी सबको पता है कि मिट्टी के अंदर पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है तो मिट्टी हमेशा गीली रहती है। तो मिट्टी हमेशा गीली रहे ये भी सही सीन नहीं है, ये भी सही नहीं होता, तो जिसके कारण डेम्पनेस आती है। एंड ड्यू टू द डेम्पनेस देयर कैन बी द अटैक ऑफ द इंसेक्ट्स एज वेल एज मेनी फैक्टर्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर सकता है। तो ये चीज आपको समझ के चलनी है। तो आई कैन से दैट कि अटैक बाय मॉस्किटोज हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है, अटैक बाय मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स एटसेट्रा ओवर क्रॉप्स, ये चीज सही है ना। अब इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा अगर पानी है तो दलदल बना देगा, क्रिएशन ऑफ मार्शी लैंड। डेम्पनेस और वाटर लॉगिंग हिंदी में हुई ना, नहीं, फर्क है। देखो मैंने कहा कि तुम स्वेट में भीगे हुए हो, हाँ बिल्कुल, और मैंने कहा कि तुम स्वेट में भीगे नहीं हो, अभी जस्ट ह्यूमिडिटी फील कर रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है चिपचिपा सा लग रहा है, और स्वेट में भीगे नहीं हो। जो चिपचिपा लगता है ना उसको कहा जाता है डेम्पनेस, और जब भीगे होते हो तो वो है लॉगिंग।
वो है लॉगिंग। मार्शी लैंड को हिंदी में बोला जाता है दलदल, मार्शी लैंड को हिंदी में बोला जाता है दलदल, ठीक है, फर्क है। अभी नेक्स्ट पर आते हैं। सर वी नीड टू कम ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन टू बी एज द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। सिस्टम ऑफ इरिगेशन के बारे में अभी अपने को पढ़ना है। आई विल से दैट देयर आर टू सिस्टम ऑफ इरिगेशन। एक मिनट का सब्र करेंगे बस। देयर आर टू सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पेन से लिख देता हूँ यार ये सब चीजें। एक होता है सरफेस इरिगेशन, एक होता है सरफेस इरिगेशन, एक होता है आपके पास सब सरफेस इरिगेशन, एक होता है आपके पास सब सरफेस इरिगेशन। नाउ इसके बाद आई विल से दैट कि इट इज ऑफ सम काइंड्स कि सरफेस इरिगेशन आप लोगों का दो तरीके का होता है। एक तो ये होता है आप लोगों का लिफ्ट इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन टू बी एज द लिफ्ट इरिगेशन and the another one is known to be as the flow irrigation. Another one is known to be as the flow irrigation. Now subsurface irrigation are also of the two types. What are the two types of subsurface irrigation? I will say that ki one is known to be as the inundation irrigation, and the another one is known to be as the perennial irrigation. Another one is known to be as the perennial irrigation. Now I will say that ladies and gentlemen कि यहाँ पे भी फर्दर टाइप्स ढूंढ रहे हैं आप लोगों के कि पेरेनियल इरिगेशन फर्दर दो टाइप का होता है। पेरेनियल इरिगेशन फर्दर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका डायरेक्ट इरिगेशन, एक तो होता है आप लोगों का डायरेक्ट इरिगेशन, और दूसरा होता है आप लोगों का इनडायरेक्ट इरिगेशन। तो आई विल से कि एक एक करके मैं आप लोगों को ये पढ़ा देता हूँ जल्दी से, सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो विद सरफेस एंड सब सरफेस इरिगेशन। सबसे पहले लेकर चलते हैं सरफेस इरिगेशन को। नाउ सरफेस इरिगेशन से एज द नेम सजेस्ट कि वी अप्लाई द वाटर ओवर द सरफेस। वी अप्लाई, इसमें हम करते क्या है कि वी अप्लाई वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल। वी अप्लाई वाटर ओवर सरफेस ऑफ फील्ड ओवर विच द क्रॉप इज टू बी कल्टिवेटेड। गॉट इट? तो सिंपल सी बात है। अभी मेजर थिंग मेरी यहाँ पर समझ कर चलिएगा। अकॉर्डिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, सरफेस इरिगेशन में एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोग पानी को जस्ट, जैसे आप लोग क्या करते हो, ट्यूबवेल से पानी निकालते हो या फिर बाहर से कहीं से कैनाल से पानी फील्ड में डाल रहे हो, वो होता है सरफेस इरिगेशन। अभी यहाँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सरफेस इरिगेशन के टाइम पर फील्ड आप लोगों की स्लोपी होनी चाहिए या बिल्कुल प्लेन होना चाहिए? डिपेंड। I will say that कि field can be slopey as well as plain. Field can be slopey और plain. ये मतलब आप लोग समझ कर चलिएगा कि स्लोपी भी हो सकता है फील्ड आपका और प्लेन भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ इरिगेशन कि हम कौन से वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने करवाया भी आपको। ये मेजर थिंग आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि सरफेस इरिगेशन में आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। आई कैन से दैट कि सरफेस पे पानी डालना किसी भी तरीके से डालो, या तो तुम इसको नेचुरल तरीके से डाल सकते हो। भाई गलती से लिखवा दिए होंगे हरीश, गलती से लिखवा दिए होंगे यार, ठीक है। एक मिनट, मैंने अभी क्या लिखवाया? आपने क्या बोला मुझे पहले के नोट्स में पेरिनियल और रेनेल? हाँ तो ये सही तो लिखवाया मैंने। अभी क्या लिखवाया? ओ ओ ओ ओ ओ थोड़ी सी गलती हो गई है यार, यहाँ थोड़ा करेक्ट करेंगे हम लोग। एक्चुअली में ये भी दो तरीके की होती है, तो ये चार्ट थोड़ा सा अलग बन गया। गाइस चार्ट थोड़ा सा अलग बन गया बाजू के ऊपर। 1 मिनट का पेशेंस करेंगे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। नहीं, ये थोड़ा सा अलग बन गया एक्चुअली में, मैं इसको ठीक कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। चलो, अभी क्या होता है कि सिस्टम ऑफ इरिगेशन में आप लोगों का होता है लिफ्ट इरिगेशन और फ्लो इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन और
फ्लो इरिगेशन सिस्टम। अब फर्दर मेरे पास बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि लिफ्ट आप लोग कैसे कर सकते हैं। लिफ्ट इरिगेशन जो है वो जनरली आप लोगों का सब सरफेस सरफेस दोनों में आ सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। सर पेट में स्मार्ट बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाते हो, अनअकैडमी से पूछना पड़ेगा। ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको मैनुअल तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको मैनुअल तरीके से कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल तरीके से कर सकते हैं, या फिर पंप पंप लगा के ना ऐसा लिख सकते हैं। मैनुअल तरीके से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स की हेल्प से कर सकते हैं या एनिमल्स की हेल्प से कर सकते हैं एटसेट्रा। ये चीज आपको समझ कर चलनी है। मैकेनिकल मीन्स में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या तो हम वो लगा सकते हैं ट्यूबवेल्स, या हम ट्यूबवेल्स लगा सकते हैं, या फिर हम पावर बुकीज लगा सकते हैं। उस चीज से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर फ्लो इरिगेशन दो टाइप की होती है। फ्लो इरिगेशन कौन कौन से टाइप की होती है? एक तो होता है आप लोगों का फ्लड इरिगेशन, इनंडेशन इरिगेशन, और दूसरा होता है आप लोगों का पेरिनियल इरिगेशन, ठीक है। फर्दर आप लोगों के ये दो टाइप के होते हैं। पेरिनियल इरिगेशन दो टाइप का होता है, एक आपका होता है डायरेक्ट इरिगेशन एंड द अनदर वन इज नोन टू बी एज द इनडायरेक्ट इरिगेशन। इस तरीके से ये टूटता है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये है असली चार्ट। अभी मेरी बात आती है कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि ये अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वाटर कैन बी अप्लाई बाय, किसी भी तरीके से हम लोग वाटर को अप्लाई कर सकते हैं, पंपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर ग्रेविटी मेथड के मदद से भी हम पानी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज मुझे याद रखना है, एक छोटा सा नोट करके याद रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए कि किस सॉइल के लिए यूज करा जाता है। इट इज यूज फॉर द सॉइल, हैविंग लो टू मॉडरेट परमेबिलिटी या फिर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटीज। मॉडरेट परमेबिलिटी, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी इस परमेबिलिटी के ब्रैकेट में मैं एक और शब्द लिखूंगा, दैट इज नोन टू बी एज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। उम्मीद है कि आप लोग दोनों ही शब्दों से रूबरू हैं, क्योंकि दोनों ही शब्द एक ही मतलब यहाँ पर रखते हैं और हम लोगों को ये चीज जाननी है। अब मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर लिख सकता हूँ। अभी आपको मैंने कहा कि जो आप लोगों का सरफेस इरिगेशन है दोनों तरीके से किया जा सकता है, फ्लो इरिगेशन एज वेल एज लिफ्ट इरिगेशन। कैसे सर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लिख लो एक बारी। सरफेस इरिगेशन जो है, सरफेस इरिगेशन कैन बी ऑफ द टू टाइप्स और कैन बी डन बाय टू टाइप्स। I am saying that it is done by the flow irrigation system. It can be done by the flow irrigation system as well as lift irrigation system. कैसे सर? I am saying that कि flow irrigation जो होता है, it should be under the influence of gravity. It should be under influence of gravity. जो gravity के influence में पानी डाला जाता है। लिफ्ट इरिगेशन होता है जो पंपिंग के इन्फ्लुएंस में पानी डाला जाता है, जैसे मोटर लगा दी जाती है, ट्यूबवेल लगा दी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऑलरेडी मैं ये आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज फ्लो इरिगेशन, व्हाट इज लिफ्ट इरिगेशन। अगर आप कहो तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, जल्दी से मुझे बता दो, कहो तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, तो आप लोगों को ये चीज सही रहेगी। चलो लिख दो, लिख लो यार, लिख लो। फ्लो इरिगेशन क्या होता है? फ्लो इरिगेशन क्या होता है? आई एम सेइंग दैट द इरिगेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इरिगेशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इरिगेशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब लिखवा रहा हूं तो थोड़ा ढंग से ही कर देता हूँ, अभी लिखवा रहा हूं तो ढंग से लिखवा रहा हूं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सेकंड पॉइंट जो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है इससे रिलेटेड, वो ऑब्जेक्टिव मेरे अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि ग्राउंड शुड बी स्लोपी। कैसा ग्राउंड होना चाहिए आप लोगों का? ये स्लोपी ग्राउंड होना चाहिए, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह पर पानी जब ही जाएगा जब स्लोपी होगा, ऐसे नहीं जा पाएगा। ग्राउंड शुड बी स्लोपी फॉर फुल, ऐसा लिख लो, फॉर इरिगेशन ऑफ फुल लैंड। समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब होता क्या है कि आप लोगों का अगर ग्राउंड बिल्कुल सीधा है, सपोज ये ग्राउंड बिल्कुल सीधा है, आप अगर यहाँ पानी डाल रहे हो तो दैट वाटर कैन नॉट गो देयर ना। तो अभी ग्राउंड को कैसा होना चाहिए? हल्का सा स्लोपी होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पानी डाल रहे हो तो इट कैन गो देयर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ग्राउंड स्लोपी सही है। अभी दूसरा मेरे पास आता है यहाँ पर, सेकंड वन इज नोन टू बी एज द लिफ्ट इरिगेशन। Now what is lift irrigation? I will say that lift irrigation is defined as irrigation with the help of pumping aid, with pumping help, ऐसा लिख लेते हैं, irrigation with pumping aid। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बनता है
कि मोस्टली यूज कौन सा यूज करा जाता है. ट्यूबवेल्स मोस्टली यूज फॉर इट. ट्यूबवेल्स मोस्टली यूज किया जाता है. इट कैन बी एसएससी क्वेश्चन. थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि ग्राउंड कैन बी स्लोपी एज वेल एज फ्लैट. चाहे वो स्लोपी ग्राउंड हो चाहे वो फ्लैट ग्राउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पावर की हेल्प से पानी डाल रहे हो, तो आप हर हिस्से में पानी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्लोपी और फ्लैट कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पर नहीं. ठीक है. अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. दैट इज नोन टू बी एज द सबसरफेस इरिगेशन. दैट इज नोन टू बी एज द सबसरफेस इरिगेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सबसरफेस? आई एम सेइंग दैट सबसरफेस का मतलब क्या होता है. आई कैन से दैट इट इज बिलो द सरफेस. इट इज बिलो द सरफेस. आप सभी को एक चीज पता है, आप सभी को एक चीज पता है यहाँ से प्यारे दोस्तों, कि भैया ये जमीन है. मेरी बात को समझते हुए चलना, एक अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको. ये जमीन है और ये जमीन के ऊपर पेड़ है. जमीन के ऊपर पेड़ है. ठीक है. अभी आपको एक चीज तो पता है, यहां से आपको पता है कि जमीन के नीचे रूट्स जा रही है. जमीन के नीचे क्या हो रहा है, आपकी रूट्स जा रही है. तो अभी आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग द वाटर ओवर दिस, मेरी इस बात को समझकर चलना भाई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा. इफ यू आर अप्लाइंग द वाटर ओवर दिस, देन यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पानी नीचे आएगा, ये पानी नीचे आएगा, और जब जाके ये रूट्स पे अवेलेबल होगा, जब जाके इट विल बी गोइंग टू अवेलेबल टू द रूट्स. मेन फंक्शन इज तुम्हें पानी रूट को ही देना है, तुम्हें पेड़ को नहीं देना, तुम्हें रूट को देना है, और रूट से पेड़ में जाता है, ये सबको पता है. जड़ों को मजबूत करना है. तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस था. इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या बोल रही थी कि इफ यू आर गोइंग टू जस्ट पुट द वाटर ओवर हियर, आई एम सेइंग दैट कि अभी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के मुताबिक मैंने क्या करा कि मैंने जमीन के नीचे एक पाइप दे दिया. जमीन के नीचे एक पाइप दे दिया, और इस पाइप के अंदर मैंने छेद दे दिए. इस पाइप के अंदर मैंने छेद दे दिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी तरफ. इस पाइप के अंदर छेद दे दिया, और तुमने देखा भी होगा, एक पाइप होता है, उसके अंदर छेद छेद होते हैं, और वो बोरिंग करने के काम आता है. कई बार देखा होगा तुमने. उसको कहा जाता है परफोरेटेड पाइप्स. सॉइल मैकेनिक्स में भी मैंने ये चीज पढ़ाई थी, परफोरेटेड पाइप्स. अभी होता क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तुम डायरेक्टली नीचे से पानी अप्लाई कर रहे हो, अगर तुम डायरेक्टली नीचे से पानी अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि तुम डायरेक्टली नीचे से पानी अप्लाई कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है भैया, पानी आएगा और वो छेदों से बाहर बाहर निकलकर जड़ों के पास अवेलेबल हो जाएगा. छेदों से बाहर निकलकर इट विल बी अवेलेबल टू द जड़. So I can say that if you are going to apply water in this pipe, then after passing through the perforations, it will be readily available to the jad. It will be readily available to the jad. तो एक चीज तो क्लियर आती है यहाँ से कि भैया तुम क्या कर रहे हो. वी आर जस्ट, पहला पॉइंट, we laying the perforated pipes. We laying perforated pipes in the soil. We laying perforated pipes below the surface, so that water comes out, so that water directly available to the roots, of the plant. ये चीज तो समझ में आ चुकी है. तो तुम एक चीज यहां से याद रखना, अभी क्वेश्चन बनाऊंगा थोड़ी देर बाद, कि भैया होता क्या है कि तुम लोगों ने यहाँ पाइप में से पानी डाला, परफोरेटेड पाइप पे आया, तुम्हारा बेसिक मुद्दा जो था वो ये था कि तुम्हें जड़ को पानी देना है. आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि यार पानी जो है वो ज्यादा अवेलेबल कहाँ हो रहा है. तुम्हें पता है सरफेस से नीचे आने में लॉस होगा, सारा पानी थोड़ी आ जाएगा, मिट्टी भी तो सूखेगी, लॉस हो गया. और मैंने कहा कि जब मैं नीचे अप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्टली जड़ की तरफ जा रहा है, वहां कम लॉस होगा. तो मैं कह सकता हूँ एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, वो मैं लिखवा दूंगा, एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है. तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है. अब मेजर बात आती है कि वो जो पाइप है, एक्चुअली में खाली परफोरेटेड पाइप नहीं आते. देखो डिपेंड करता है, आयरन का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है. बेसिकली हम लोग आयरन का लेकर चलते हैं, बिकॉज प्लास्टिक का टूटने का डर रहता है. ठीक है. तो अगर टूट गया तो सारी खेती खराब हो जाती है, फिर ज्यादा पानी आ जाता है. तो इसीलिए हम आयरन का लेकर चलते हैं. ठीक है. और आयरन का भी नहीं लेकर चलते, वहां पर हम गैल्वेनाइज आयरन का लेकर चलते हैं. ठीक. तो वो डिपेंड करता है. अभी मेजर बात तो समझना यहां से. आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बन रहा है कि भैया ये कौन सी मिट्टी के लिए काम आता है. इट इज यूज्ड फॉर हाईली परमिएबल सॉइल. व्हाई? बिकॉज आप पानी उल्टी डायरेक्शन में भेज रहे हो,
अगर सॉइल में परमिबिलिटी नहीं है ना तो नीचे पानी जमा कर देगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, नीचे एकदम मिट्टी बैठ जाएगी, तो वो चीज नहीं करनी। तो हाईली परमिएबल सॉइल में ही यूज करी जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि भैया जो भी आप पाइप यूज कर रहे हैं वो सिस्टम ऑफ पाइप्स कैसा चलता है। देखो खाली परफोरेटेड नहीं आता, होता क्या है कि सबसे पहले आप लोगों का चलता है मेन पाइप, सबसे पहले आप लोगों का आता है मेन पाइप, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों का आता है यहाँ पर ब्रांच पाइप, उसके बाद आप लोगों का तीसरा आता है यहाँ पर लेटरल पाइप्स। ठीक है, तो वो जो मैंने परफोरेटेड पाइप्स आपको बताए थे वो यही लेटरल पाइप्स है जो मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पर परफोरेटेड पाइप्स। तो ये चीज आप समझना कि सिस्टम ऑफ पाइप्स के थ्रू ही चलता है। अब मैं एक चीज तो यहाँ पर तुम लोगों को कह सकता हूं कि होता क्या है कि आप लोग जो पानी अवेलेबल करा रहे हो, आप लोग जो पानी अवेलेबल करा रहे हो वो पाइप से है, लेकिन आपको पता है यू आर जस्ट मूविंग द वाटर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आप पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, और पानी मिट्टी के अंदर ऊपर की तरफ किस कारण से जाता है, जल्दी बताना। पानी मिट्टी के अंदर ऊपर की तरफ किस कारण से जाता है, जल्दी मुझे बताएंगे। नोट करके ये बात हम लिखना चाहेंगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है, जल्दी मुझे बताएंगे। कैपिलैरिटी, ऑब्वियसली। तो आई कैन से दैट इन दिस टाइप ऑफ द इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट, वाटर इज अप्लाइड टू रूट जोन ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, रूट जोन ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ कैपिलैरिटी, विद द हेल्प ऑफ कैपिलैरिटी। अब ये सबको पता है भैया, 2-3 बारी पढ़ा चुका हूं मैं तुमको कैपिलैरिटी, तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। अब मैं इसके बाद एक और चीज पर आना चाहता हूँ कि जनरली ये जो है आपके 2 टाइप के होते हैं। सबसरफेस इरिगेशन आपके 2 टाइप की हो सकती है। सबसरफेस इरिगेशन आपकी 2 टाइप की हो सकती है। पहला टाइप आपका क्या होता है, यू कैन से दैट कि इट कैन बी अप्लाई नेचुरली। अभी तुम्हें पता है यार, कई बार क्या होता है, वो पानी कैनाल जो होता है, कैनाल से पानी सीप करता हुआ आपकी खेतों तक आ जाता है अपने यहाँ। जहां कैनाल होता है ना, वहां की हवा भी ठंडी होती है और वहां की मिट्टी भी ठंडी होती है, पानी आ जाता है, सीपेज। तो मैंने कहा दैट इज नोन टू बी एज द नेचुरल प्रोसेस एंड अनदर वन इज नोन टू बी एज द आर्टिफिशियल प्रोसेस। अभी तुमको एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि नेचुरल प्रोसेस के लिए मैं ऐसे ही लिखना चाहूंगा कि वाटर कैन। नेचुरल प्रोसेस के लिए क्या लिख सकता हूँ, water can come into the crop, water can come into the field by seepage process। अभी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। come into field by seepage process, water is coming to the field by seepage process, that is important thing, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में तुम लोग क्या लिख सकते हो, I will say that water applied to the field by the perforated pipes, है ना। तो आर्टिफिशियल में क्या बना मेरा यहां से, ये सब पता है अपने को, बेसिक चीजें। वाटर अप्लाइड टू फील्ड बाय सीपेज, नहीं बाय आर्टिफिशियल या फिर परफोरेटेड पाइप्स। अभी तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब मैं अपनी एक छोटी सी चीज लिखवाना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी यहाँ पर किसकी ज्यादा है। आई कैन से दैट कि एफिशिएंसी के टर्म्स में बात करना चाहूँ तो सब सरफेस की एफिशिएंसी ज्यादा है। वो तुमको पता है क्यों है, सबसरफेस इरिगेशन की एफिशिएंसी, सरफेस इरिगेशन की एफिशिएंसी से ज्यादा है। ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए, सरफेस इरिगेशन की एफिशिएंसी से ज्यादा है, ये चीज तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि भैया वी नीड टू कम विद, एक छोटा सा नोट और लिख लो यार, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से ना, मतलब फैक्टर बना के पूछ सकता है एग्जाम में। मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा कुछ भी, क्योंकि हर चीज से क्वेश्चन बना रहे हैं। आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन को यूज किसके लिए किया जाता है, आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन used for what, it should be used for what, I will say that artificial subscript it is used for only the cash crops। what are the cash crops, जिन उपजाऊ चीजों को आप बेचकर पैसा कमाते हो, दैट इज द कैश क्रॉप, दैट इज द कैश क्रॉप। इसके बारे में लिखवा नहीं रहा, तो बताओ मुझे, ठीक है। कैश क्रॉप क्या होता है, जिनको बेच के पैसा कमाया जाता है, किसान का घर जिसके भरोसे चल रहा है। तो कैश क्रॉप रेवेन्यू दे रहे हैं ना, इसीलिए आर्टिफिशियल थोड़ा महंगा पड़ता है। आर्टिफिशियल बिकॉज इट्स कॉस्ट इज हाई, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसको कवर अप करने के लिए हम वहीं पे यूज करते हैं
जहां पे भैया कैश क्रॉप का सीन होता है, ठीक है। तो अभी मेरी बात को ये समझ कर चलना। इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से कि मेथड ऑफ इरिगेशन आप लोगों के कौन कौन से होते हैं। एक नया टॉपिक यहाँ हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखिए, सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पर सरफेस इरिगेशन। सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पर सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन में फर्दर चीजें टूटती है। सरफेस इरिगेशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। आई विल से दैट सरफेस इरिगेशन के टाइप कौन कौन से हैं। ए पार्ट मेरे पास आता है यहाँ पर फरो इरिगेशन। सर ऐसी कौन सी क्रॉप है जो बेची नहीं जाती? क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा पूछा। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो बेची नहीं जाती? सरसों। सरसों बिकती है, पीली सरसों बिकती है मार्केट में? नहीं तो फिर सारी आएंगी यार। ठीक है, तुम लोग समझ गए ना। हाँ ठीक है। वैसे सरसों का तेल तो सुना था, पीली सरसों भी आती है मार्केट में। होती होगी यार, पता नहीं फिर। सब बिकती है, सही बात है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा, ऐसा तो मैंने कभी दिमाग में नहीं दिया। बढ़िया था। अच्छा चलो, बी पार्ट अभी बात आती है यहाँ से कि भैया अब यहाँ से हम लिख सकते हैं चेक फ्लडिंग, चेक इरिगेशन, सॉरी चेक इरिगेशन। तीसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपना, तीसरा हम लोग कौन सा लिखते हैं, बेसिन इरिगेशन। चौथा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डी पार्ट, दैट इज द कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। पांचवा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ई पार्ट, दैट इज नोन टू बी एज द बॉर्डर स्ट्रिप या फिर बॉर्डर इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा आता है, दैट इज नोन टू बी एज द सबसरफेस इरिगेशन, दैट इज नोन टू बी एज द सबसरफेस इरिगेशन। तीसरा मेरे पास यहाँ पर आता है, दैट इज नोन टू बी एज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। फोर्थ वन कम्स टू मी इज नोन टू बी एज द ड्रिप इरिगेशन, या इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द ट्रिकल इरिगेशन। We should have to complete these topics. First of all, I want to tell you that कि जो चॉइस ऑफ द मेथड होता है, किस लैंड के लिए क्या करना चाहता है, वो किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चॉइस ऑफ द लैंड या फिर चॉइस ऑफ द मेथड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। चॉइस ऑफ द मेथड ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पर ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आप एई का एग्जाम दे रहे हो ना, यूपीपीएससी का, उसमें बना सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आता है साइज ऑफ द लैंड, स्लोप ऑफ द लैंड, शेप ऑफ द लैंड, शेप ऑफ द फील्ड। दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, सॉइल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा लिखना, सॉइल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर ये डिपेंड करता है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर आसपास कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर सराउंडिंग द फील्ड कितना है। चौथा मैं कहना चाहूंगा, कौन सी मिट्टी पे कौन सी क्रॉप उग रही है, टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन सा है। पांचवा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पांचवा कुछ नहीं है, चार ही ठीक है, चार ही ठीक है। ठीक है, इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। आगे मेरी बात आती है यहाँ से, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अभी शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मेरे पास आता है अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। सबसे पहले हम यहाँ चलो बॉर्डर करते हैं, अनकंट्रोल्ड भी छोड़ो, बॉर्डर इरिगेशन। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बॉर्डर इरिगेशन, आई विल टेल यू दैट। होता क्या है कि आप लोगों का ना ये टोटल एक फील्ड है। मेरे इस पिक्चर पे ध्यान देना, बस तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। एक फील्ड है और तुमने क्या करा यहाँ से कि इस फील्ड में यहाँ से ये है मेन चैनल, ये है आप लोगों का मेन चैनल। ये क्या है, ये आप लोगों का है मेन चैनल। ठीक है। हाँ जी, ये है आप लोगों का मेन चैनल। आप क्या करते हैं कि मेन चैनल में पानी आ रहा है, सबको पता है कि मेन चैनल में पानी आ रहा है। ठीक है। मेन चैनल में पानी आने के बाद आपने क्या करा कि अपनी फील्ड को ऐसे डिवाइड कर दिया, अपनी फील्ड को ऐसे स्ट्रिप्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। ऐसी फील्ड को आपने स्ट्रिप्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। इसको आप लोगों ने कहा बॉर्डर, इसको आप लोगों ने कहा बॉर्डर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है कि ग्राउंड कैसा है आप लोगों का, मैं कहना चाहूंगा आपकी जो फील्ड है, आपकी जो फील्ड है वो कैसी है, आपकी फील्ड इज स्लोपी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
जाहिर सी बात है अब तुमको समझ आ चुका है कि मैं क्या कहने वाला हूँ कि स्लोपी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड द वाटर फ्रॉम दिस फील्ड विल बी गोइंग टू एंटर इनटू दिस फील्ड, water from this will be going to enter into this and it will be going to like this. होता क्या है कि हम यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा देते हैं, व्हाट द फंक्शन ऑफ द रेगुलेटर इज कि जब पानी चाहिए हो तो खोल दो, नहीं चाहिए तो बंद कर दो, यही होता है, रेगुलेट करता है ना। तो रेगुलेटर लगा देते हैं, जब पानी आप लोगों का लास्ट तक पहुंच जाता है, जब पानी लास्ट तक पहुंच जाता है तो आप लोग क्या करते हो, रेगुलेटर को बंद कर देते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ द बॉर्डर इरिगेशन। अभी बात को समझते हुए चलना, बड़ी प्यारी बात बोल रहा हूँ, तुम कंफ्यूजन होने वाली है तुम्हें, समझ आ गया बॉर्डर इरिगेशन। अभी बॉर्डर इरिगेशन तुमको क्लियर हुआ, इसके बारे में मैं कुछ लिखवा देता हूँ, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि लैंड इज जस्ट डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड strips separated by leaves. अभी ठीक है क्या? ओके है, चलो। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अभी मैंने सिर्फ यही लिखा कि लैंड को आप लोग वेरियस स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हो विद द हेल्प ऑफ लीव्स। ये एक्चुअली में लीव पत्ती नहीं होती, इसको हम लोग कहते हैं ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को लीव्स बोला गया है, नथिंग एल्स। तो आप ब्रैकेट में लिख लो बॉर्डर, या एक नए नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं बंड्स। तो मतलब बॉर्डर ही है और कुछ नहीं है, बॉर्डर आर द लीव्स, ठीक है। अभी मेजर चीज यहाँ सेकंड पॉइंट में क्या कहना चाहूंगा, लीव्स को मद्देनजर रखते हुए, लीव्स गाइड द फ्लो डाउन टू द फील्ड, लीव्स गाइड द फ्लो अरे आ गया तुम्हारा, आ गया। ये मैंने कुछ लिखा है, जो मैंने तुम्हें बताया है वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मैंने लिखा कि लीव्स गाइड द फ्लो डाउन द फील्ड, ये बॉर्डर की मदद से ही फ्लो को पता लगता है उसको कहाँ जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड कैसा होना चाहिए। कॉमन सेंस मेरी क्या कहती है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेंथ वाइज आपका ग्राउंड स्लोपी होना चाहिए। और अगर आप बॉर्डर के क्रॉस देखते हो, जैसे आई एम सेइंग दैट कि यू आर जस्ट कंसीडरिंग 2 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लेवल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल कंटूर टाइप का होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ताकि यहाँ पानी जमा ना हो जाए। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि ग्राउंड शुड बी फ्लैट इन लेटरल डायरेक्शन टू बॉर्डर एंड स्लोपी इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है।
लेंथ ऑफ द स्ट्रिप कितना 100 से 400 मीटर, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप कितना 10 से 20 मीटर, याद रखना भाई। इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द फ्लडिंग, सबसे ज्यादा फेमस यही है। उसके बाद आता है कि इट इज यूज्ड इन व्हाट, इट इज यूज्ड इन द खेती ऑफ व्हाट, इट इज यूज्ड इन द खेती ऑफ, जैसे मैं कहूंगा वीट, जैसे मैंने कहा ज्वार, जैसे मैंने कहा पैडी क्रॉप्स के खेत में हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सर सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। यस समझो। देखिए मीनाक्षी, होता क्या है कि जैसे आपका पानी आप डाल रहे हो, प्रैक्टिकली जस्ट सोचो ना, इसके लिए पानी आपने डाला, अगर आपका स्लोपी ग्राउंड नहीं है तो पानी एक जगह जमा हो सकता है। व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू हैव टू मूव द वाटर अप टू द लास्ट पॉइंट, सो ग्राउंड शुड बी स्लोपी इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ग्राउंड स्लोपी होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट द लेटरल डायरेक्शन, लेटरल का मतलब है इस डायरेक्शन में। अगर आपका ग्राउंड यहां पर लेवल में नहीं है, यहां लेवल में ग्राउंड नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पानी जमा हो सकता है, यहां पानी जमा हो सकता है, तो यू नीड टू जस्ट गेट रिड ऑफ दैट ना। तो व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर जस्ट मेंटेनिंग द लेवलिंग इन द लेटरल डायरेक्शन एंड स्लोपी इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, सो दैट वाटर कैन बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फील्ड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एनी वाटर लॉगिंग कंसेप्ट। तो मीनाक्षी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस या नो करके लिखेंगे। ओके, तो अभी मैंने ये चीज आपको बताई, ये चीज आपको याद रखनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट यही। अब इसके बाद मेरा एक और आता है, मैं उसी को साथ के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज नोन टू बी एज द फरो इरिगेशन, दैट इज नोन टू बी एज द फरो इरिगेशन। नाउ व्हाट द फरो इरिगेशन इज सेइंग टू यू, आई एम सेइंग दैट सपोज यू आर हैविंग वन फील्ड लाइक दिस, you are having one field like this, you are having one field like this, and I'm saying that what you are doing actually here, कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप अपनी फील्ड को इस तरह के गड्ढे से बना रहे हो। एक गड्ढा ये आया, दूसरा गड्ढा आपका ये आया, आपने क्या करा, अपनी फील्ड को डिवाइड करा, अपनी फील्ड को डिवाइड करा गड्ढा करके। इट इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ पिट, आई एम सेइंग दैट इट इज अ काइंड ऑफ पिट। अभी तुमको समझ आ जाएगा, और इसी को तुम लोग नाम देते हो फरो, इसी को तुम लोग नाम देते हो फरो। बात को समझना, आप क्या कर रहे हैं, यहां से आपने अपनी फील्ड को डिवाइड कर दिया, आपने क्या करा, एक लाइन से गड्ढा खोदा, दूसरी जगह थोड़ा लाइन से गड्ढा खोदा, तीसरी जगह लाइन से गड्ढा खोदा, अपनी फील्ड को डिवाइड करते जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट अप्लाइंग द वाटर इनटू द फरोज, यू आर जस्ट अप्लाइंग द वाटर इनटू द फरोज, so that water from these furrows can move in the lateral direction under the influence of the seepage. Water can move in the lateral direction from the furrows itself. तो इस टाइप के इरिगेशन को हम लोग कहते हैं फरो इरिगेशन। इस टाइप के इरिगेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, that is known to be as the furrow irrigation, and we need to understand this concept. Got it? अब मेरी बात आती है कि तुम्हें एक चीज तो समझ आ गया कि भैया फरो इरिगेशन में और बॉर्डर इरिगेशन में फर्क क्या है। आई एम सेइंग वन थिंग टू यू, व्हाट डू यू मीन बाय द फरो इरिगेशन। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इन फरो इरिगेशन land is divided into some strips, land is divided by what, land is divided by the longitudinal pits। अपनी भाषा में लिख रहा हूं, बस समझने की कोशिश करना। longitudinal pits, now what is the longitudinal pits? I am saying that कि तुमने क्या करा, यहां से तुमने अपनी लैंड को longitudinal pits की मदद से डिवाइड कर दिया, and water just enters into the pit, water enters into the pit। इन्हीं पिट्स को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इन्हीं पिट्स को हम लोग कहते हैं फरोज, इन्हीं पिट्स को हम लोग कहते हैं फरोज। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहां से कि आप लोग लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर अपनी टोटल लैंड को डिवाइड कर रहे हैं पिट्स की मदद से, लैंड को आप लोग यहां पर डिवाइड कर रहे हैं पिट्स की मदद से, और बॉर्डर में क्या कर रहे थे, उठा रहे थे, बॉर्डर में क्या कर रहे थे, उठा रहे थे। यहां पर जो पानी है आप लोगों का, वो पानी कैसे जाता है, यहां पर आप लोगों का पानी कैसे जाता है, इनफिल्ट्रेशन की मदद से। मैं कहना चाहूंगा कि वाटर एंटर्स into the crop area, water enters into the crop area
बाय इनफिल्ट्रेशन और सीपेज प्रोसेस। लेकिन बॉर्डर फ्लडिंग में ऐसा कुछ नहीं था, इनफिल्ट्रेशन और सीपेज प्रोसेस की मदद से ही पानी जा रहा है, तो लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। आई होप सो कि तुम लोगों को फरो इरिगेशन समझ आ गया। एक बारी मुझे यस करके बता दो, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ फरो इरिगेशन एंड हाउ इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉर्डर इरिगेशन? आर यू गेटिंग इट? यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही बनता है आपका। लेंथ ऑफ द फरो कितना होता है? लेंथ ऑफ द फरो जनरली हम लोग कितना रखते हैं? इट इज अराउंड 400 मीटर। एंड विड्थ की जरूरत नहीं, डेप्थ रख लेते। डेप्थ ऑफ द फरो कितना रखा जाता है? दैट इज यूजुअली अबाउट 8 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। किस फील्ड के लिए यूज करा जाता है ये? इट इज यूज फॉर द, सर फर्स्ट क्लास है क्या? यस, इट इज फर्स्ट क्लास। इट इज यूज फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन। इट इज यूज फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन, ग्राउंडनट, मूंगफली, पोटैटो। तुमने देखा भी होगा, गन्ने के खेत तो बहुत फेमस है, गन्ने के खेत तो बहुत फेमस है, वहां देखना आपको मिल जाएगा, ठीक है। पानी जमा करके रखते हैं ऐसे बीच बीच में, तो पोटैटोज के लिए काम आता है। और अपना तुलसी बनाने के काम आता है ये। तुलसी समझ गए ना? टोबैको, ठीक है। टी के लिए फरो, यस, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट। अभी बात आती है यहाँ पर कि और क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है, बस यही है इसके लिए तो इंपॉर्टेंट। मेजर थिंग आती है कि एरिया, तुम लोग बताओ कैसा एरिया तुम्हें पसंद रहेगा? स्लोपी एरिया पसंद रहेगा कि कैसा पसंद रहेगा? जल्दी बताओ, नोट करके लिख लेते। फील्ड शुड बी, ऐसा लिख लेते। फील्ड शुड बी प्लेन। बच्चों का कहना प्लेन, यस, हाँ बिल्कुल। फील्ड शुड बी फ्लैट। फील्ड कैसी होनी चाहिए? फ्लैट। और आई कैन से दैट कि हल्का फुल्का स्लो, ज्यादा नहीं, बिल्कुल जेंटल स्लो, है ना। तो हल्का फुल्का तो चल जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर, जो आप मेरे को कह रहे हो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज फॉर द बॉर्डर फ्लडिंग। इसके लिए तो 0.1 to 0.3 है, वो लिख लो आप लोग, लिखना चाहो तो। वो 0.5% बॉर्डर फ्लडिंग का है, ठीक है। स्लोप शुड बी 0.5%, यहाँ लिख देता हूँ। 0.5 to 1%, 0.5% से 1% के बीच रहता है इसके लिए स्लोप, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर, फरो इरिगेशन मेरा हो गया। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इरिगेशन इज नोन टू बी एज द बेसिन इरिगेशन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इरिगेशन इज नोन टू बी एज द बेसिन इरिगेशन। नाउ व्हाट इज बेसिन इरिगेशन? आई एम सेइंग दैट सपोज आपके पास बहुत सारा कोई पेड़ पौधे का एरिया है। सपोज एक एरिया आया, दूसरा पेड़ इसी के अंदर आया, तीसरा पेड़ इसी के अंदर आया, मतलब बहुत सारे पेड़ है। ऐसे पेड़ों के ना ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे पेड़ों के ग्रुप बने हुए हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि इन पेड़ों को आपको क्या करना है? पानी तो देना है। तो व्हाट इज एक्चुअली द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हेयर, कि आप इन पेड़ों को पानी दे कैसे रहे हो? भैया होता क्या है कि तुम्हारे पास ना यहाँ एक मेन सप्लाई चैनल है। सपोज मैंने कहा कि यहाँ पर एक मेन सप्लाई चैनल है, और चार्ट्स, यस, मेन मेन चैनल है यहाँ पर एक तुम्हारे पास। तो मेन चैनल में होता क्या है कि तुम यहाँ से अपने मेन चैनल से पानी निकालते हो, और वो पानी कुछ इस तरीके से निकालते हो कि तुम अपने इन पेड़ों के चारों तरफ, इस टाइप का एक चैनल सिस्टम बनाते हो, इस तरह का, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि आपका पानी फ्लो करता है। इसमें क्या होता है कि ये आपका पानी इसमें फ्लो कर रहा है, यहां से होता हुआ पानी आप लोगों का कुछ इस तरीके से जाएगा, कोई डाउट ही नहीं। इसको बोला जाता है बेसिन, इसको बोला जाता है बेसिन। अब इसमें मुझे नहीं लगता बहुत लंबी चौड़ी गाथाएं लिखवाने की जरूरत है, समझ तुम्हें आ जाएगा कि ये क्या है। तो मैं पहला ही पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि वाटर, ये लिख लेते हैं, वाटर इन द लैंड। क्या लिखूं इसको देसी भाषा में? पहले तो चलो दिमाग में यही आ रहा है, यही लिखो। इट इज यूज फॉर, और चार्ट्स। बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, दीज सर्कुलर चैनल्स, पूरा प्रोसेस तो नहीं लिखवाऊं ना, हमने तो ऐसा पाला था वाटर रूट पर बेचते थे। समझा नहीं मैं कुछ, समझा नहीं मैं कुछ। नरपत माली आप क्या बोलना चाहते हैं एक बारी मेरे को ढंग से? हाँ हाँ, और चार्ट्स तो ठीक है।
प्लेन रूट के लिए स्प्रिंग नहीं, बेसिन में रूट नहीं भेजते, वो ड्रिप में भेजते हैं, ड्रिप में भेजते हैं, वो ट्रिकल होता है, इसमें नहीं भेजते, ठीक है, वो अभी करेंगे आगे। इट इज यूज फॉर द ऑर्चार्ड्स। आई एम सेइंग दैट कि दिस सर्कुलर चैनल्स, ये इसको क्या लिखना, दिस सर्कुलर चैनल्स कॉल्ड एज बेसिन, दिस सर्कुलर चैनल्स, दिस सर्कुलर चैनल्स कॉल्ड बेसिन्स। अभी तुमको समझ में आ चुका है बेसिकली। तो बाकी तुम इतना दिमाग लगा सकते हो कि वाटर जो है वो सीपेज के थ्रू, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के थ्रू प्लांट की जड़ों तक पहुंचता है। ये चीज तुमको समझ कर चलनी है, ठीक है। मेजर चीज, अब मैं तीसरी चीज यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, एक तो ऑर्चार्ड्स के लिए बहुत फेमस था, दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा किस टाइप की क्रॉप्स के लिए यूज होगा। इट इज यूज फॉर द क्रॉप जिनके लिए वाटर रिटेंटिविटी से प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, तो आई विल से दैट इट इज यूज फॉर, it is used for the crops can bear water retentivity for long period of time. अभी ऑर्चार्ड्स का मतलब झाड़ी, झाड़ी जहाँ बहुत सारे पेड़ हो जाते, झाड़ी समझो, ठीक है। हरीश ने कहा फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, यस, नहीं एक्चुअली में मैं कहना चाहूंगा इट शुड बी यूज फॉर व्हाट। चौथा पॉइंट देख लो, इट इज यूज फॉर मॉडरेट टू हाई परमेबल सॉइल, मॉडरेट टू हाई परमेबल सॉइल। देखो हरीश, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जहां पे भी आपको सीपेज या इन्फिल्ट्रेशन का सीन मिलेगा ना, लो परमेबल तो कभी मत रखना, ठीक है, क्योंकि परमेबिलिटी नहीं होगी तो पानी पहुंचेगा नहीं। गॉट इट? तो इट इज ऑब्वियस टू मी दैट इट शुड बी हाई और मॉडरेट परमेबल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट शुड बी फॉर दिस टाइप ऑफ द सॉइल। तो ये चीज अभी याद रखना है। चौथा कौन सा आ रहा है आप लोगों का? चौथा कौन सा आ रहा है अभी? कौन कौन सा हो गया हमारा? बेसिन हो गया, फरो हो गया, बॉर्डर हो गया, तीन ही हुआ है क्या? अभी इसके बाद चौथा लिखते हैं यहाँ पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, चेक फ्लडिंग। चलो, अभी इसके बाद मेरे पास आता है चेक फ्लडिंग क्या होता है। आई विल से दैट बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, यार चेक फ्लडिंग में हम लोग क्या करते हैं? चेक फ्लडिंग में चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि होता क्या है कि आप लोगों का ये जो फील्ड है, पॉन्डिंग क्यूरिंग समझा था, पॉन्डिंग क्यूरिंग, तो पहला ही सेंटेंस लिख देता हूँ, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस। अरे आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही? मैं कुछ जान के नहीं बोल रहा। हरीश कुमार नागायज, एक्चुअली मैं पिक्चर जान के नहीं लाया, सही बात तो ये है। पिक्चर वाला कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा है, मुझे भी पता था पिक्चर लाता और ज्यादा समझ आता, मैं जान के नहीं लाया। आप लोग अगर 2-3 घंटे इनके बारे में दिमाग में रखते हो ना चीजें, और उसके बाद मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ, शायद ज्यादा अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, शाम वाले लेक्चर में अगर मैं तुम्हें पिक्चर दिखा दूंगा तो वो ज्यादा प्रोसेस के लिए तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, और बाद में पिक्चर देखने के बाद तुम्हें क्लियर है सब कुछ। तो इसलिए मैं जान के अभी नहीं लाया, शाम को दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी तुम इसको पढ़ो जल्दी से। होता क्या है कि तुम्हारे में क्या है, यहाँ पर एक तुम्हारी फील्ड है, तुम अपने फील्ड को क्या कर रहे हो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर तुम अपने फील्ड को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर रहे हो,
तुम अपने फील्ड को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि तुमने अपनी फील्ड को इस तरह के एरिया में डिवाइड कर लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुम्हारा क्या है, फील्ड चैनल है, और ये फील्ड चैनल से पानी घुसा हुआ है सारे में। इसको तुम लोग कहते हो चेक। ये जो है ना, ये स्मॉल फ्लैट प्लॉट जो है, ये प्लॉट जो है, इसको बोला जाता है चेक। होता क्या है, चेक के अंदर पानी भर देते हो, पानी भरने के बाद वहां पे इरिगेशन चलता रहता है। इट इज अ काइंड ऑफ चेक फ्लडिंग। व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज, व्हाट आई एम राइटिंग इन दिस फील्ड, in this field is divided into small plots called check with low and flat leaves. Leaves समझ आ गया ना, क्या है, बॉर्डर। लीव समझ आ गया ना, वो फ्लैट चैनल्स जो है, फील्ड चैनल्स, वो बॉर्डर है। वाटर इज सप्लाइड टू द चेक फ्रॉम द फील्ड चैनल्स। अब तुम्हें एक चीज तो समझ में आ चुका है प्यारे दोस्तों कि क्या वाटर हमेशा ऐसे ही जाता है, इनफिल्ट्रेशन से भी जा सकता है। ये चीज भी याद रखना कि वाटर इनफिल्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पर जा सकता है। अच्छा, इसके लिए यूज कहां पे, दिस इज यूज फॉर व्हाट, दिस इज यूज फॉर लो परमिएबल एंड हाई परमिएबल सॉइल। क्वेश्चन तुमको समझ नहीं आया होगा, ये सेंटेंस ही नहीं समझ आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि एक्चुअली में जहां पर सीपेज और इनफिल्ट्रेशन का सीन होता है, वहां पे हाई परमिएबिलिटी सॉइल का यूज होता है। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि भैया अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम इनफिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हो। तुम इनफिल्ट्रेशन के साथ साथ, इनफिल्ट्रेशन भी होता है, फील्ड चैनल से पानी इनफिल्ट्रेट होता है, लेकिन साथ साथ पानी भी अप्लाई कर रहे हो फील्ड पे। तो खाली इनफिल्ट्रेशन नहीं चल रहा, फील्ड पे वाटर की एप्लीकेशन हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ये परमेएबल लो और हाई दोनों के लिए काम आता है। और अभी मेरी बात आती है कि ये कहाँ पर यूज करा जाता है। इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ज्वार। इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैडी क्रॉप्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक छोटा सा लॉस होता है, इसका डिसएडवांटेज निकल कर आता है, तुम भी देख लो। डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो तुम फील्ड के अंदर ही फील्ड चैनल बना रहे हो ना, वो लॉस कर देता है एरिया का। तो मैं कहूंगा सम एरिया इज बीइंग लॉस्ट, सम एरिया हैज बीन लॉस्ट अंडर फील्ड चैनल्स। आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, अभी मेरी यहां से बात आती है इसके बाद कि भैया मेरे पास एक बहुत अच्छा मेथड आता है, दैट इज नोन टू बी एज अ सबसरफेस इरिगेशन। उसको भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ सबसरफेस इरिगेशन के बारे में तुम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 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 अरे, ये तो लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लिख लो पहले, न्यूमेरिकल पार्ट है। मैंने तुम्हें बॉर्डर इरिगेशन पढ़ा है। अभी बॉर्डर इरिगेशन से रिलेटेड एक छोटी सी चीज आती है, यहाँ पे लिखिए। बॉर्डर इरिगेशन से छोटी सी एक चीज आती है कि टाइम टेकन बाय द इरिगेशन वाटर, टाइम टेकन बाय irrigation water to irrigate area, time taken by irrigation water to irrigate area। हाँ जी, चेक फ्लडिंग क्यों करेंगे जब बॉर्डर इरिगेशन फास्ट होगी? किसने कहा? चेक फ्लडिंग इज फास्टर देन द बॉर्डर इरिगेशन। एक बात को समझ कर चलना, बॉर्डर इरिगेशन में पानी एक ही तरह से आ रहा है, एंड आई एम सेइंग दैट चेक फ्लडिंग में पानी रिटेंट भी हो रहा है और पानी पूरी फील्ड को घेर के रख रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। चेक फ्लडिंग इज बेटर देन दैट ऑफ द बॉर्डर फ्लडिंग। यस, ठीक है। टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है, दैट इज हैविंग सम फॉर्मूला। देखिए हरीश बहुत इंटेलिजेंट है, इन्होंने पहले ही बता दिया। टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है, t इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ y by f इंटू में q by q माइनस में f इंटू a, वेयर q इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द वाटर सप्लाई। उसके बाद आ जाता है मेरे पास y, y क्या एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर, y इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड ओवर स्ट्रिप, अप्लाइड ओवर स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है यहाँ पर f, f इज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, f इज द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, infiltration capacity of the soil, and what is a is known to be as the area irrigated, a is known to be as the area irrigated, ठीक है। अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि देखो चेक फ्लडिंग कैसे करेंगे हाई परमेबल सॉइल में। यस, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ चेक फ्लडिंग नहीं कर रही है, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि चेक फ्लडिंग में आप लोगों का पानी ऊपर से भी आ रहा है और पानी नीचे से भी आ रहा है, बिकॉज यू नो दैट
कि वो फील्ड के अंदर ही फील्ड चैनल है, वाटर विल बी गोइंग टू इन्फिल्ट्रेट थ्रू द सॉइल। सो अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मैं कह सकता हूं ना कि चेक फ्लडिंग में सरफेस इरिगेशन सब सरफेस इरिगेशन दोनों हो रहा है, तो भैया मेजरली तो सरफेस इरिगेशन है लेकिन माइनरली सरफेस भी है। तो वो सब सरफेस को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा था हाईली परमेबल सॉइल। आर यू गेटिंग दिस देवानंद? आर यू गेटिंग दिस? ओके, अभी इसके बाद एक छोटी सी चीज और लिखो, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड कितना होता है? वो मैक्सिमम एरिया जो इरिगेट कितना होता है उसका वैल्यू आपको याद रखना है, दैट इज नोन टू बी एज एरिया मैक्स इज इक्वल टू डिस्चार्ज ओवर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, discharge over F. And now I'm going to solve one question related to this. It will be important for us also. But the question is saying to me that determine the time required. Question is saying to you what? Determine the time required to irrigate the strip of the land having area is equals to 0.04 hectares. शब्दों पर गौर देंगे, ठीक है? An area from the tube well with discharge is equal to 0.02 cubic. उसके बाद मुझे गिवन है y एवरेज कितना है 10 सेंटीमीटर गिवन है। आपको बोला गया कि यू नीड टू कैलकुलेट टाइम एंड एरिया, मैक्सिमम एरिया आपको निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट दिस। नाउ हाउ विल यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस? हाउ विल यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस? आई एम सेइंग दैट देयर इज वन फॉर्मूला, यू नो दैट व्हाट इज एरिया, इट इज गिवन टू यू इन हेक्टेयर टर्म एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर स्क्वायर टर्म। तो 0.04 आई कैन से दैट 10 रेज़ टू पावर 4 यानी 400 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। उसके बाद मुझे पता है कि मेरा डिस्चार्ज कितना गिवन है, मुझे डिस्चार्ज इज गिवन टू मी एज 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड। y मुझे कितना गिवन है? y इज इक्वल टू आई कैन से दैट 0.1 मीटर, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इनटू द मीटर टर्म्स। उसके बाद आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है क्या? हाँ, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर पर आवर। आई कैन राइट इट एज कि 5 अपॉन में 100 पर आर को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में लेडीज एंड जेंटलमैन 3600। तो आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इनटू द मीटर पर सेकंड टर्म, नथिंग एल्स। यूनिट का खास ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीजें क्लियर है। फॉर्मूला मैंने लिखा 2.303 log ऑफ y अपॉन में f। नाउ आई नो दैट y अपॉन f का वैल्यू तुम सॉल्व कर लेना यार, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा। q तुमको पता है, q माइनस में f तुमको पता है, a तुमको पता है, जस्ट पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली a max यू कैन कैलकुलेट q अपॉन में f। कभी क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है मेंस के अंदर, लेकिन राजस्थान जेई वाले गौर फरमाना भैया, राजस्थान जेई वाले गौर फरमाना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? चलो आगे की मेरी बात आती है यहाँ से कि ये सारी चीजें होने के बाद मेजर चीज आती है कि अब तुम लोगों का क्या रह गया यहाँ पर? सब सरफेस। अब तुम लोगों का क्या रह गया? सब सरफेस इरिगेशन। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सब सरफेस इरिगेशन। लिखवाया नहीं लिखवाया? ओके, अब मुझे जल्दी से ये बताओ, सब सरफेस इरिगेशन के बारे में मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत है कि नहीं है? मुझे जल्दी से ये बताओ, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लॉग की वैल्यू किसने का अलाउ नहीं है? इट इज अलाउ फॉर द मेंस एग्जाम। ऑब्जेक्टिव में नहीं आता ये सब, मेंस में आता है, ठीक है? पर डोंट वरी यार, इतना सरकार को भी पता है कि अगर नहीं है तो लॉग का वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है? ऐसा इतना कोई आइंस्टाइन पेपर देने नहीं जा रहा, जेई का पेपर दे रहे हो। तो हमें भी हमारी औकात का एहसास है और सरकार को भी एहसास है कि हम किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, वो उसी के लिए तैयार करेंगे। एमपीएससी मेंस एई में क्या, तो जहां भी तो एई के लिए रहे हो ना, एई वालों के लिए लॉग की वैल्यू को कैलकुलेटर की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? बिकॉज आप कभी भी देखना उसमें लॉग की वैल्यू आती है, जैसे log 1000, log 2, log 3, ये छोटी छोटी वैल्यूज, that values you need to learn, and there are some formulas regarding log you need to understand and learn that formula, that is important, ठीक है? What do you mean by the subsurface irrigation? Everybody knows that, so I'm not going to tell you the subsurface irrigation, I'm just here to tell you some points that are important for this. Subsurface irrigation की मैं बात करना चाहूँ तो सबको पता है कि subsurface irrigation capillarity के phenomena से काम करता है। Subsurface irrigation is work totally based on the phenomena of capillarity. I can now say one thing, what are the conditions for this?
व्हाट आर द कंडीशंस टू अडॉप्ट सरफेस इरिगेशन? इस मेथड को अडॉप्ट करने की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन आप लोगों के मुताबिक क्या बनती है? कैन यू प्लीज टेल मी? पानी की कमी, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट। परमेबली सबसॉइल, सबसॉइल जब परमेबल होती है, एक मेजर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सही आता है कि आप लोगों को आता है यहाँ पर कि इम्परमिएबल सबसॉइल आती है। इम्परमिएबल सबसॉइल, इम्परमिएबल सबसॉइल एट डेप्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मीटर फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम सरफेस, यानी सरफेस से 2 मीटर की दूरी पर या उससे भी बड़ी डेप्थ के लिए आप लोग इम्परमेबल सॉइल अगर है तो वहां पर सबसर्फेस कर सकते हो, अदरवाइज वहां मत करना, क्योंकि इम्परमेबल सॉइल अगर इससे कम में है तो फिर एफिशिएंसी बहुत बेकार जाती है। तीसरी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वाटर स्कार्सिटी अगर है तुम्हारे पास तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तुम अपनी इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। या फिर मैं चौथा मेथड अगर कहना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ग्राउंड तुम्हारे पास स्लोपी है, ग्राउंड अगर तुम्हारे पास स्लोपी है तो तुम इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो नेचुरल के लिए लिखवा देता हूँ। नेचुरल में क्या होता है कि डिचेस या पिट्स कुछ भी कह लो, डिचेस आर एग्जीक्यूटेड, डिचेस आर एग्जीक्यूटेड नेचुरल में, ठीक है। सर क्लास कितने घंटे की होगी? इट इज ऑफ 1.5 आवर, 1.5 घंटे की क्लास होगी। हाँ, ditches are excavated into the field. Ditches are excavated into the field below the surface. थोड़ा सा नीचे trenches नाम दे दो इसको, trenches। trenches क्या होता है? जमीन के अंदर होता है, ditches जमीन के ऊपर होता है, तो I will say that basically these are trenches, जमीन के नीचे खोदा जाता है। तो उसका बात करना चाहूँ तो फिर उसमें पानी डाला जाता है। Water are just applied onto the trenches. Water applied into trenches and it available to filled by seepage, to filled by seepage और infiltration process, seepage और infiltration process की मदद से ये आप लोगों का वहां क्रॉप्स में अवेलेबल होता है। बेसिक सा बात है, ठीक है। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है। वो क्या बात आती है यहाँ पर कि अब एई की तैयारी भी कर रहे हो साथ के साथ, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट और बनती है कि आप लोगों का ये जो डेप्थ ऑफ द डिच होता है वो कितना रखा जाता है जनरली, डेप्थ ऑफ द ट्रेंच या फिर डिच कुछ भी, तो जनरली कितना रखा जाता है? इट इज नियर अबाउट 0.6 से 0.9 मीटर, ठीक है। चेक फ्लडिंग का नाम है क्या? मीनाक्षी मेरा वैसे तो इसको चेक फ्लडिंग के नाम से जानते हैं, अगर होगा भी तो मुझे याद नहीं है, देख के फिर भी कंफर्म करना चाहूंगा, बट अभी के लिए तो ना है, क्योंकि बेसिकली इसको चेक फ्लडिंग के नाम से ही जानते हैं हम लोग, ठीक है। अभी डेप्थ की बात करी मैंने यहाँ से, और विड्थ कितनी होती है? लेंथ तो डिपेंड करती है फील्ड पे, दैट इज 0.3 मीटर। अब मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि आर्टिफिशियल में पाइप डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, वो सारी चीजें लिखवा चुका हूँ, खत्म करो। अगला मेरा आता है दैट इज नोन टू बी एज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। नाउ एवरीबडी नोज दैट कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, एवरीबडी नोज दैट स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, ठीक है भाई। वाइल्ड फ्लडिंग क्या होती है? थोड़ा सा सब्र करो, अभी ये पढ़ लो। वाइल्ड फ्लडिंग शाम को बताता हूँ, जब ये सारी चीजें पढ़ लोगे ना तो तुम खुद बताओगे, क्योंकि मैं कुछ पूछने वाला हूँ। ये वो चीजें जो मुझे पूछनी है, और वो सब पूछ लोगे तो मजा नहीं आएगा। वाइल्ड फ्लडिंग इसी में से है, शाम से पूछूंगा, अभी मुझे सारा पढ़ाने दो, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन एवरीबडी नोज दैट कि होता क्या है कि वाटर इज अप्लाइड इनटू द फील्ड, वाटर अप्लाइड इनटू द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, वाटर अप्लाइड इन फील्ड, सबको पता है। I can say that ladies and gentlemen की system of pipes is being used in this, system of pipes use करा जाता है, system of pipes is used in this method। अभी कौन सा सिस्टम ऑफ पाइप होता है सबको पता है। पहले हम लोग मेन पाइप को यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर ब्रांच पाइप को यूज करते हैं या सब मेन पाइप को यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग लेटरल पाइप को यूज करते हैं, है ना।
तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। अभी मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा वो तुमसे अभी मैं अब डिस्कस करूंगा। मैं एक ही चीज लिखना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या यूज करा जाता है। प्रेजेंट सिनेरियो आजकल हम लोग सिंपल वाला नहीं यूज करते, आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोटरी स्प्रिंकलर्स को यूज कर रहे हैं, घूमते रहते हैं, आपने देखा भी होगा धीरे धीरे घूमता रहता है, तो रोटरी स्प्रिंकलर्स को यूज करा जाता है। अब सबको पता ही ये चीज, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखूंगा। जब ओके हो जाए तो बता देना। सभी का ओके है क्या? ये आगे बढ़ा दूं, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं इसमें, बहुत बेसिक था। ठीक है, मेजर थिंग थी ये रोटरी स्प्रिंकलर्स, इसको याद रखना, आजकल हम लोग इनको यूज कर रहे हैं, सबने देखा भी होगा, पानी जब निकलता है पाइप से या वो स्प्रे से तो वो घूमता रहता है, वो ये। हम्म अभी इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेजर मेजर चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी से, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है। पहली एडवांटेज तो यही है कि तुम लोगों को वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी मिल जाती है, इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है, अगर लास्ट में 2 मिनट बची तो बताऊंगा, नहीं तो फिर आगे पढ़ाना ही है, पूरा टॉपिक है। अभी तुम इसको अपने दिमाग में रखना, नाम बस। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसमें 80% तक मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या बनकर आता है कि आप लोग बहुत लंबी लंबी फील्ड तक इसको अप्लाई कर सकते हो। कैन बी अप्लाइड फॉर वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी, बहुत तरह की फील्ड में इसको अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाइड फॉर वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी। ये सारी चीजें ना आजकल के पैटर्न के मद्देनजर रखते हुए पूछ रहा है, इसलिए मैं ये थ्योरी पे फोकस दे रहा हूँ। ठीक है, पहले नहीं दिया करते थे, लेकिन टीसीएस पैटर्न ने हिलाकर रख दिया ना, तो हम लोगों को ये चीज ध्यान भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, आई कैन से दैट इसमें वाटर यूनिफॉर्मली अप्लाइड है। वाटर कैसा अप्लाइड है, यूनिफॉर्मली अप्लाइड है। इसके अंदर आपको कोई लैंड की लेवलिंग की जरूरत नहीं है, लैंड लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब लैंड लेवलिंग की जरूरत नहीं है तो आई कैन से दैट लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट भी यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा। साथ के साथ डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ। पहला तो यही है कि कॉन्टिन्यूसली पावर रिक्वायर्ड, बिजली की बहुत जरूरत पड़ती है यार, कॉन्टिन्यूसली पावर रिक्वायर्ड। मेरे को समझ नहीं आया हरीश, आप कहना क्या चाहते हो, लीकेज समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा इलेबोरेट करोगे क्या, थोड़ा इलेबोरेट करो। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एक मेजर कंसर्न रहता है, बहुत ज्यादा जाती है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन मेजर कंसर्न रहता है। लीकेज इन द पाइप, कौन से पाइप की लीकेज है, कौन से पाइप में लीकेज जा रही है, एक बार मुझे बताएंगे क्या? नहीं, मेरे नजर में तो 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास आता है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर में जो पाइप यूज करेंगे इसमें लीकेज कौन सा हो रहा है, वो बात अलग है कि पाइप टूट जाए तो वो मेथड में कमी नहीं आएगी, मेथड की बात करेंगे वो तो फिर पाइप की कमी हो जाएगी। Last one is known to be as the drip irrigation. Last one is what? That is the drip irrigation. Now, what is the drip irrigation? Now, what is the drip irrigation? I will say that in the drip irrigation, water is directly applied. Water directly applied to the root zone. जो अभी नरपत माली कह रहा था ना, root zone, वो drip irrigation होती है. Water directly applied to root zone along with the fertilizer. Along with fertilizer. मतलब फर्टिलाइजर साथ के साथ आप लोग काम करते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कि अभी तुम डायरेक्टली पानी को नीचे के नीचे अप्लाई कर रहे हो तो इवेपोरेशन लॉस कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। आई विल से दैट
भाई अभी सही है कि नहीं है ये बताओ। देखो लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, अभी एडजस्ट करो, बफरिंग है, मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। मेरा नेट का कुछ ना कुछ सीन ही बनता रहता है, बड़ी दिक्कत होती है मुझे भी। ये पढ़ लो एक बारी, मैंने क्या लिखा है कि तुम डायरेक्टली जमीन के नीचे पानी अप्लाई कर रहे हो तो इवेपोरेशन लॉस कम होता है, सीपेज लॉस कम होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से पानी अप्लाई किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया जाता है ड्रेपर और एमीटर्स। इसलिए यूज करा जाता है ये टमाटो, ग्रेप्स, कॉर्न, कॉलीफ्लावर, कैबेज और चार्ट्स, इनके लिए यूज ये किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे की मेरी बात आती है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन, कैन यू प्लीज टेल मी। एक तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि वाटर रिक्वायर कम लगता है, वाटर कंजम्पशन कम है, वाटर कंजम्पशन इज स्मॉल। दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लॉसेस बहुत कम है, लॉसेस आर मिनिमल, लॉसेस बहुत कम कर दिए गए हैं। तीसरी सरफेस में कह सकता हूँ कि एफिशिएंसी इज ग्रेट, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी जाएगी, एफिशिएंसी इज ग्रेट। कैसी एफिशिएंसी? प्रोडक्शन एफिशिएंसी, 100% तो किसी की नहीं है प्रोडक्शन एफिशिएंसी। क्यों नहीं है मैं शाम को बताऊंगा, ये तुम्हें 100% नहीं होती। लार्ज रेवेन्यू, यस यू कैन से दैट, लार्ज रेवेन्यू। और भी जल्दी जल्दी बताओ यार, कुछ बता सकते हो तो। पांचवा, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकता है। वैसे सॉइल इरोजन को तो सारे ही कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज रेवेन्यू रिक्वायर्ड, अच्छा रहेगा। और भी कुछ आपकी नजर में बन रहा है तो बताएंगे। चलो अभी डिसएडवांटेजेस पर आते हैं। हाई ड्यूटी, यस यू कैन से दैट हाई ड्यूटी, बट इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है ना, तो लिखवाना ठीक रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता भाई। ये वाला एक्सेप्शनल केस है, इसके बारे में भी पढ़ाया नहीं है, सो आई विल टीच यू एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग टू कंसर्न ओवर दिस। ठीक है, अभी डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लो जल्दी से। क्या डिसएडवांटेजेस बन सकती है कि फ्रस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता, कॉस्टली, पहला तो यही होगा, कॉस्टली बन सकता है। दूसरा मैंने कहा कि नॉट प्रोवाइड, नो प्रोविजन ऑफ फ्रस्ट प्रोटेक्शन। बारिश में कोई ऐसा सीट वो नहीं है, पानी जम सकता है नीचे ना ठंड के टाइम पे, नो प्रोविजन ऑफ फ्रस्ट प्रोटेक्शन। उसके बाद और कुछ आ सकता है क्या? इस काम को करना आसान नहीं है, तो इसके लिए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मेजर बात आती है, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देने से पहले अरे यार सोम स्टार्ट में कर दूंगा नरपत माली, बट एग्जाम से पहले कंप्लीट नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूं, एग्जाम से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगी सोम। तो फिर कैसे करोगे आप लोग? राजस्थान जेई के लिए एक बारी मैं ग्रुप में बात करता हूँ, फिर बात डिस्कस करूंगा। ग्रुप में बात करता हूँ, वैसे मैंने रात को कमेंट करा था, तो शायद बच्चों का भी आया कि नहीं आया रिप्लाई, मैंने देखा नहीं, तो ग्रुप में बात करता हूँ। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो डिसएडवांटेजेस भी हो गई हैं। अभी आप लोग भी जल्दी जल्दी से बता दो, मेजर प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे कौन से हैं? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे कौन से हैं? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई से दैट कि सबसे पहला तो अपना इरिगेशन प्रोजेक्ट बढ़िया भाखड़ा नंगल, बढ़िया भाखड़ा नंगल। दूसरा फराका बैरेज, स्पेलिंग पे मत जाइएगा मेरी बस। तीसरा, तीसरा मैं कह सकता हूँ कोसी प्रोजेक्ट था एक हमारा, कोसी रिवर पे जो काम चल रहा था। चौथा मैं यहाँ से कह सकता हूँ गोदावरी बैरेज पे काम चल रहा था। ये मेजर मेजर प्रोजेक्ट है, ये सब ना जीके के टर्म्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे काम का नहीं है, नहीं पढ़ना तो। भाखड़ा नंगल, फराका, भाखड़ा नंगल के बाद लिखा है फराका, कोसी प्रोजेक्ट, गोदावरी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो महानदी का भी चल रहा था ना, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन दामोदर वैली आ रहा था, दामोदर वैली। ऐसे करके 10 है, ऐसे करके 10 है। और इसके बाद जो आ रहा था, एक था मयूरक्षी प्रोजेक्ट, एक था मयूरक्षी प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली में मैं पढ़ रहा था तो तभी मैंने याद करे थे, अभी 4-5 दिन पहले ही करे थे, इसलिए मुझे ये थोड़े बहुत याद है।
और कौन सा आ रहा था? मयूरक्षी के बाद क्या वेस्ट बंगाल क्या? नहीं 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 नहीं, कोई डिटेल नहीं पढ़नी। नरपत कोई डिटेल नहीं पढ़नी। राजस्थान जेई बेशक हो, डिटेल नहीं पढ़नी। एक के बारे में पढ़ लेना जो राजस्थान में होता हो। वैसे 100% नहीं पूछेगा, मत करना, ठीक है। एक और कर लो, हीराकुंड। हीराकुंड प्रोजेक्ट भी था एक, ठीक है। तो ये 8 है, वैसे 10 थे, मुझे 2 याद नहीं आ रहे हैं, 8 तो याद है, ठीक है। चलो अभी सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, मेरा प्रयास बिल्कुल सफलतापूर्वक आप लोगों के समक्ष आया होगा। और इसी तरह के लेक्चर इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे लेते रहिए। प्लस मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, वहां पे आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हाईवे इंजीनियरिंग चला रहा हूँ। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हाईवे इंजीनियरिंग हर एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हाईवे इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस में हाईवे इंजीनियरिंग सभी के लिए फ्री चल रही है, तो आप वहां पे भी आइए। यूट्यूब पर इरिगेशन और सर्वेइंग फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके से हो रही है। प्लस आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये कोड, इसको याद रखिएगा, एनजी लाइव कोड आप लोगों को 10% का डिस्काउंट देगा अगर आप मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं ना। तो ये मेरे फैमिली से जुड़ने के दरवाजे के चाबी है, ठीक है। तो चलते हैं यार, जय हिंद जय भारत, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, इसी तरह पढ़ते रहो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करनी चाहिए। सो चलते हैं प्यारे दोस्तों, बाय।